ओके जी। आज हमने फिर से दो तीन चीज़ें कवर करनी है। ठीक है, आज हम लोगों ने लोगो डिज़ाइन का जो पोर्टफोलियो है उसको देखना है कि हमने वो किस किस किस्म के लेआउट्स क्रिएट कर सकते हैं उसमें। मैंने आपसे कहा था कि मॉकअप डायरेक्ट नहीं अपलोड कर देना, तो किस तरह करना है वो देखेंगे। उसके अलावा आज हम लोग फाइवर की जो रिमेनिंग चीज़ें रह गई थी वो चीज़ें कवर करेंगे, और लोगो के जो गिग है उसके डिस्क्रिप्शन में क्या कुछ लिखना है। ठीक है, वो सारा कुछ देखेंगे, टाइटल वगैरह डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ें आज हम लोगों ने कवर करनी है। ओके जी, सो स्टार्ट करते हैं। फाइबर की चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली हैं, वो मैंने यहाँ पे लाइट की हुई हैं और जो रहती हैं वो आपके सामने शो हो रही हैं। बाय रिक्वेस्ट है, ठीक है, वो देखेंगे क्या होता है। सेलर लेवल हम लोगों ने देखने थे। ठीक है, उसके अलावा अर्निंग्स जो होती हैं वो कहाँ शो हो रही होती हैं, किस तरह शो होती हैं, क्या ओवरऑल प्रोसेस है उसका। पेमेंट मेथड्स को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, कौन कौन से पेमेंट मेथड हैं पैसे निकालने के। अच्छा, उसके अलावा आपके पास एवोल्यूशन पीरियड क्या होता है, ठीक है, वो चेक करेंगे, और पेंडिंग क्लियरेंस का एक हमारे पास चीज़ रहती है वो देख लेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो अभी रहती हैं फाइवर की, वो हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक हो गया। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे जी, आपके अर्निंग्स और पेमेंट मेथड्स को देख लेते हैं थोड़ा सा। फाइवर जी आपको दो किस्म के पेमेंट मेथड देता है एक्सपोर्ट करने के लिए, पैसे निकालने के लिए। होता क्या है कि पहले जो पेमेंट क्लियर होती है वो फाइवर के पास होती है। ठीक है, फाइवर खुद पेमेंट हैंडल नहीं करता, यानी कि आप तक पैसे खुद नहीं पहुंचाता, उसके लिए वो थर्ड पार्टीज़ को यूज़ करता है। क्यों खुद हैंडल नहीं करता? इसलिए खुद हैंडल नहीं करता क्योंकि पेमेंट हैंडल करना कोई इजी टास्क नहीं है। उसके लिए आपको बहुत सिक्योरिटी, बहुत प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, तो उसके लिए उसने दो कंपनी से हेल्प ली हुई है, एक पेपॉल है और एक पेयोनीर है। ठीक है, मैं दोनों के नाम यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको चीज़ें याद रहें। पेपॉल और पेयोनीर। ओके जी, ये दो कंपनीज हैं जो कि फाइवर के पेमेंट हैंडल कर रही होती हैं, हम तक पैसे पहुंचाने में हमारी मदद करती हैं। ठीक है, पेपॉल क्योंकि पाकिस्तान में नहीं है तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे कि ये कैसे होता है, क्या करेंगे इसका, कहाँ से लाएंगे पैसे इसमें। दूसरा ऑप्शन हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है पेयोनीर का। इसको हम लोग एक कंप्लीट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, इस पर अकाउंट कैसे बनाते हैं, अकाउंट बनाने के लिए हमें क्या कुछ चाहिए, और इसके अलावा इसकी अल्टरनेट्स क्या हैं। तो वो सारा कुछ जो है हम लोग एक कंप्लीट लेक्चर में करेंगे। बट सिर्फ टेस्ट देने के लिए, थोड़ा सा आइडिया देने के लिए आपको, कि हम लोग पेयोनीर के थ्रू अपने लोकल बैंक में जो आपके बैंक अकाउंट्स हैं उसके अंदर पैसे मंगवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक नई चीज़ आ गई है कि आप लोगों का बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है अगर आप लोग अर्निंग अपनी अपने अकाउंट में लाना चाहते हैं। लेकिन अगर आपके पास अकाउंट नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं है, आप किसी घर वाले का बैंक अकाउंट यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर सारी डिटेल्स यानी कि CNIC वगैरह सारा कुछ आप उसका देंगे। ठीक है, फाइवर के ऊपर आप किसी का CNIC वगैरह दे सकते हैं, अपना दे दें, उसका दे दें, कोई इशू नहीं है, क्योंकि फाइवर पेमेंट हैंडल नहीं कर रहा। लेकिन जब पेयोनीर का हम अकाउंट क्रिएट करेंगे, वहाँ पे फिर आपको नाम वगैरह और CNIC वगैरह सारा उस बंदे का देना पड़ेगा जिसका आप बैंक अकाउंट यूज़ करोगे। ये हम लोग लेक्चर में और डिटेल में देख लेंगे जब हम पेमेंट मेथड्स का कंप्लीट लेक्चर देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो चीज़ है वो बताने वाली ये है कि आपका बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। ठीक है, बैंक अकाउंट नहीं होगा तो पैसे आपको नहीं मिल सकते। अगर आपको लगता है जैज़ कैश करवा लेंगे, ईज़ी पैसा करवा लेंगे, तो गोरे ये यूज़ नहीं करते। ठीक है, वो प्रॉपर लीगल तरीके से, प्रॉपर डिसेंट तरीके से करते हैं। ये 1000-10,000 वाली चीज़ नहीं है, लाखों रुपए आने हैं तो फिर वहाँ पे लिमिट का इशू आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए इस सिनेरियो में हम लोग पेयोनीर यूज़ करेंगे। पेयोनीर करता क्या है? पेयोनीर जो एक कंपनी है जो अमेरिका में आपका एक प्रॉपर बैंक अकाउंट क्रिएट करता है। बैंक ऑफ अमेरिका में आपका प्रॉपर एक बैंक होता है, उसका कोड होता है, और आप पाकिस्तान में रहते हैं लेकिन आपका एक अकाउंट जो है वो अमेरिका में क्रिएट हो जाता है। ठीक है, उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं चाहिए होता, आपको सिंपल अपना जो लोकल अकाउंट है वो चाहिए होगा। ठीक है, हाँ, पेयोनीर के थ्रू आप अपने बैंक अकाउंट में या जैज़ कैश वगैरह, जैसे भी स्टूडेंट बता रहा है कि सर अब तो पेयोनीर जैज़ कैश भी विड्रॉ देते हैं विद इन 2 मिनट्स। ये जो जैज़ कैश से आप निकलवाते हो पैसे, इसमें लिमिट्स हैं 15,000 की, 20,000 की एक दिन की। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप फ्यूचर में चल के जैसे 15,000 20,000 रुपये अर्न कर रहे होगे तो वहाँ पे ठीक है। लेकिन रोज़ बैठ के इतना टाइम नहीं होता कि आप रोज़ पेमेंट निकाल रहे हो उसके अंदर से। तो बेहतर ये है कि आपका अगर बैंक अकाउंट है तो ज़्यादा बेहतर है कि आप पेयोनीर से बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट निकाल सको। और पेयोनीर मांगता है कि आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, ताकि उसको अटैच कर सकें। डायरेक्ट अगर आपके पास बैंक नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं है, तो पेयोनीर माइट भी काम ना करें। ठीक है, आप जैज़ कैश में पैसे निकाल सकते हो, उसमें इशू नहीं है, लेकिन उसके पहले
अकाउंट क्रिएट करने के लिए, पे क्रिएट करने के लिए जैज़ कैश होना ज़रूरी है। ठीक है, ओके जी, ठीक हो गया। सो ये है आपका पेमेंट मेथड कि आपको दो अलाउ करता है, पेपॉल और पे नहीं। पेपॉल पाकिस्तान से हमने भगा दिया है, पहले पेपॉल था पाकिस्तान में, लेकिन हमने उसके साथ इतने उल्टे काम किए कि वो पाकिस्तान छोड़ के चला गया। इसी वजह से मुझे थोड़ा डर लगता है कि कहीं फाइवर भी पाकिस्तान छोड़ के ना चला जाए, जो हम हालत फाइवर के साथ करते हैं। ठीक हो गया, ओके। सो ये थे पेमेंट मेथड्स आपके। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट है अर्निंग्स। अर्निंग्स हमने डिस्कस किया हुआ है कि आपके पास 14 डेज़ के बाद पैसे आते हैं। ठीक है, क्लाइंट ने अगर आपका प्रोजेक्ट क्लियर कर दिया कि इस बंदे ने मेरा काम कर दिया, सब कुछ ठीक है, तो फाइवर जो है वो 14 डेज़ के लिए पेमेंट अपने पास होल्ड करता है। क्यों करता है? इसलिए करता है ताकि जो क्लाइंट की सिक्योरिटी है वो रहे। फॉर एग्जांपल डिज़ाइन में इतना इशू नहीं होता, डिज़ाइन में सारे एसेट्स जो होते हैं वो दे देते हैं, लेकिन होता इस तरह से है कि किसी ने वेबसाइट डिज़ाइन की है, ठीक है, और वो पहले सारे जो एक्सेस वगैरह थे वो दे दिए उसने क्लाइंट को, लेकिन जब पेमेंट होगी उसके बाद वो सारा कुछ वेबसाइट डिलीट कर देता है या इस तरह कुछ इशू आ जाता है। तो 14 डेज़ का टाइम फाइवर देता है क्लाइंट को कि 14 डेज़ तक वो सारी जो चीज़ें हैं अपने पास ट्रांसफ़र कर ले, और फिर उसके बाद जो पेमेंट है वो फाइवर आप तक पहुंचा देता है। ऐसा बहुत रेयर होता है, यानी कि ऑर्डर कैंसिलेशन वाली बात है ना, वो तो चीज़ बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन बहुत रेयर ऐसा होता है कोई बहुत मेजर केस इस तरह का हो जिसमें क्लाइंट के पास बहुत क्लियर प्रूफ हो, तो उस सिनेरियो में फाइवर जो है वो पेमेंट क्लाइंट को वापस कर देता है ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, एक दफ़ा अगर लिखा आ गया कि आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है तो फिर वो कैंसिल नहीं होता। ठीक है, कैंसिल सिर्फ इस सिनेरियो में हो सकता है कि कोई बहुत मेजर चीज़ आ गई है कि जहाँ पे प्रॉपर नज़र आ रहा है कि आपने क्लाइंट के साथ ज़्यादती की है, उसके पैसे रोक लिए या उसकी चीज़ डिलीट कर दी है, वेबसाइट डिलीट कर दी, इस तरह का आपने कोई काम कर दिया जिसमें नज़र आ रहा है कि ये काम आप ही ने किया, तो उस सिनेरियो में फाइवर जो है वो जो 14 डेज़ के लिए उसने पेमेंट होल्ड की होती है उसमें से पैसे निकाल के क्लाइंट को वापस कर देता है। ठीक है, तो इसलिए ये सिनेरियो सिर्फ बहुत रेयर केसेस में होता है। ये तब नहीं हो सकता कि क्लाइंट कहे जी अब मुझे मैंने ऑर्डर तो कंप्लीट कर दिया है लेकिन मुझे डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहा तो मेरे पैसे वापस करो, उस सिनेरियो में नहीं हो सकता ये चीज़। हाँ, अगर आप खुद कहते हैं जाके फाइवर को कि ये 14 डेज़ के लिए मेरी पेमेंट जो रुकी हुई है ये आप क्लाइंट को वापस कर दें, बेशक कि ऑर्डर कंप्लीट हो गया, लेकिन स्टिल आप जो पैसे हैं वो क्लाइंट को वापस कर दें, क्लाइंट जो है मेरे से खुश नहीं है, इस तरह से अगर आप खुद कहते हैं, ठीक है, वरना क्लाइंट कुछ नहीं कर सकता। अगर ऑर्डर कंप्लीट हो गया 3 दिन में तो क्लाइंट लेट हो गया, बाद में आया, तो फिर उस सिनेरियो में वो आपके पैसे आपसे नहीं ले सकता। ठीक है, लेकिन जस्ट फॉर द सेफ्टी फाइवर 14 डेज़ के लिए पेमेंट होल्ड करता है अपने पास। वो जो पेमेंट होल्ड कर रहा होता है, शुरू में जब आप एक आध प्रोजेक्ट करते हो तो वो चीज़ बड़ी अजीब सी लगती है कि 15 दिन में वेट करूँ, 14 डेज़ वेट करूँ पैसे आने के लिए, तो शुरू में थोड़ी सी अजीब लगेगी चीज़, लेकिन जब आप रेगुलर ऑर्डर्स कर रहे होते हो तो फिर आपको ऐसे फील होता है कि आपको रेगुलर जो है पैसे आ रहे हैं। ठीक है, वो हर 14 डेज़ बाद आपकी पेमेंट कोई ना कोई क्लियर हो रही होती है, तो इसलिए फिर वो इतना ज़्यादा फील नहीं होता। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ कि ये एक्चुअल में किस तरह देखने में किस तरह है। वैसे तो आपके अर्निंग वाला जो पेज होता है उस पर ये चीज़ बनी आ रही होती है। ठीक है, अर्निंग वाले पेज पे लिखा आ रहा होता है इस तरह से। ठीक है, ये अगर हम देखें जूम इन करके तो यहाँ पे आपके डेट्स आ रही हैं। ठीक है, आपका जो ऑर्डर कंप्लीट हुआ है, ठीक है, उसकी डेट्स वगैरह आ रही हैं। यहाँ पे यहाँ लिखा आ रहा है फंड्स पेंडिंग क्लियरेंस, ये एक लोडिंग बार उन्होंने साथ क्रिएट की हुई है, और ये साथ आपकी पेमेंट आ रही है कि कितनी पेमेंट आपकी पेंडिंग है। ये मैंने जैसे एक स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि पेमेंट इस तरह यहाँ पे क्लियर हो रही होती है, और यहाँ साइड पे उसकी बार्स बनी आ रही है, तो लिखा होता है किस दिन आपको ये पेमेंट मिलेंगे, पैसे किस दिन मिलेंगे आपको, वो चीज़ यहाँ पे लिखी आ रही है। तो जैसे आपका May 15 आता है, आपको यहाँ से जो भी पेमेंट आपकी थी 400 थी, तो वो क्लियर होके आपके अकाउंट में आ जाएगी। ठीक है, आपके टॉप पे फाइवर के अकाउंट में आ जाएगी, यहाँ पे टॉप पे जो पैसे लिखे आ रहे होते हैं, और फिर आप उनको निकाल सकते हैं। आप चाहें पड़े रहने दें, कोई मसला नहीं है, अगर आप निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। आपकी जितनी भी अर्निंग होती है फाइवर, अगर आप यहाँ से अर्निंग क्लियर होगी है, पैसे क्लियर हो गए आपके, तो अगर खुदा ना खास्ता आपका अकाउंट अगर ब्लॉक हो जाता है तो फाइवर वो पैसे आपको स्टिल दे देता है। ठीक है, वो पैसों को नहीं रोकता, क्योंकि आपने काम किया है, प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, वो पैसे आपके हैं, तो वो अमानत में ख़यानत नहीं करते, वो पैसे आपको दे देते हैं। लेकिन वो कुछ टाइम बाद देते हैं, यानी कि 60 डेज़ या 90 डेज़ तक आपका अकाउंट बंद करके रखते हैं ताकि आप उस पर कोई और एक्टिविटी ना करो, किसी क्लाइंट को तंग ना करो, या इस तरह कोई और भी चीज़ है, तो वो चीज़ें सारी ख़त्म हो जाएं, और फिर उसके बाद आपको पैसे देते हैं कि अब आपके क्लाइंट सारे जा चुके हैं, तो ये पैसे पकड़ें आप और अपने पैसे लेके अकाउंट वापस ब्लॉक कर देते हैं वो। लेकिन ये बहुत रेयर केस है, अगर आपका अकाउंट किसी वार्निंग वगैरह की वजह से ब्लॉक होता है तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं। लेकिन ये हर चीज़ बताना ज़रूरी है
ताकि आपको चीज़ें ये वाली क्लियर हों, ठीक है जी। सो इसलिए इस तरह से आपकी अर्निंग वगैरह हो रही होती है। ये चीज़ें जब आप काम करते हो, ऑर्डर खुद ब खुद कंप्लीट हो रहे हैं, इस सिनेरियो में आपने कुछ नहीं करना होता है, फाइवर खुद सारा कुछ हैंडल कर रहा है। तो इसलिए बता इसलिए रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि इन चीज़ों का मतलब क्या है, ठीक है। आपने एंड में सिर्फ ये करना होता है, जब पैसे क्लियर हो जाएँ तो एक बटन पे क्लिक करना है कि ये मेरे बैंक में ट्रांसफ़र कर दें, उस पर क्लिक करेंगे, आपको मेल आ जाएगी कि आप कितने पैसे फाइवर के थ्रू आ रहे हैं, ठीक है। ये सारा कुछ मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बता दूंगा कि पैसे कैसे निकालने हैं। वो पेमेंट मेथड का जो हमारे पास लेक्चर है उसके अंदर हम इसको थोड़ा डिटेल में देख लेंगे कि पेमेंट वगैरह क्लियर कैसे करते हैं, ठीक हो गया। तो ये एक सिनेरियो है कि आपका जो पेमेंट है वो किस तरह क्लियर होती है और फाइवर आपको पेमेंट किस तरह दे रहा होता है, अर्निंग किस तरह आ रही होती है, ठीक हो गया। यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो तो बता दें, इसको भी हम दोबारा देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास पेंडिंग क्लियरेंस में आपको दिखाया। पेंडिंग क्लियरेंस वो अमाउंट होती है, वो पैसे होते हैं जो अभी तक आपके क्लियर नहीं हुए, ठीक है। यानी कि फाइवर के पास रुके हुए हैं पैसे, उसको हम लोग पेंडिंग क्लियरेंस कहते हैं, ठीक है। ये एक जस्ट टर्म है जो फाइवर यूज़ करता है उन पैसों के लिए जो पैसे फाइवर के पास पड़े हुए हैं, ठीक है। उसको पेंडिंग क्लियरेंस कहते हैं, सिंपल। अच्छा, अच्छा ये हो गया। सेलर लेवल पे आ जाते हैं, ठीक है। सेलर लेवल, फाइवर सेलर लेवल को देखने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। fiverr.com/levels लिखेंगे आप तो आपके पास इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा जिसमें तमाम लेवल्स की डिटेल लिखी हुई है। अब ये लेवल्स होते क्या हैं, किस तरह से होते हैं, कैसे मिलते हैं, क्या ओवरऑल सिनेरियो है इनका, उसको देख लेते हैं। फाइवर पे भी 4 किस्म के लेवल्स हैं। जैसे आप समझ लें कि आर्मी होती है, उसमें आपके रैंक्स होते हैं, इसी तरह से फाइवर में आपके लेवल्स हैं, ठीक है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, जैसे जैसे आप चीज़ें और अडॉप्ट करते हैं, सीखते हैं, उस तरह आपको लेवल मिलता जाता है, उसी तरह आपको रैंक मिलते जाते हैं। और यहाँ पे उसी तरह से आपके लेवल्स का फ़ायदा भी है, ठीक है। आपको साथ साथ पर्क्स मिलते हैं, साथ साथ फ़ायदे मिल रहे होते हैं। हर लेवल के ऊपर जाके आपकी नई नई चीज़ें अनलॉक हो रही होती हैं, लाइक अ गेम, ठीक है। तो इसलिए दूसरी चीज़ ये है कि फाइवर के लेवल के साथ साथ जो आपका क्लाइंट है उसका भी ट्रस्ट बढ़ता है कि ये न्यू सेलर है या ये लेवल 1 है, लेवल 2 है, कौन सा लेवल है इस बंदे का, तो मैं इससे काम करवाऊँ क्योंकि ये बंदा एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें इस तरह की हमें अभी आज देखनी है कि इन लेवल से होता क्या है, किस तरह हम लेवल अचीव कर सकते हैं, कितना हमें टाइम लगेगा इस लेवल को अचीव करने में। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोग देखते हैं। अच्छा जी, सो सेलर लेवल के बारे में थोड़ा सा यहाँ बताया हुआ है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन होती है, ऑन टाइम डिलीवरी वगैरह के थ्रू आप ये सारा कुछ अचीव कर रहे होते हैं। सबसे पहला जो लेवल है, जो अभी आप लोगों का लेवल है जिन्होंने अभी क्रिएट किया है अकाउंट, उनका है जी सिंपल सेलर, ठीक है, या न्यू सेलर भी कहते हैं इसको। इस पर लिखा हुआ है एक दफ़ा जब फाइवर ज्वाइन करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका जो लेवल है वो लेबल हो जाता है न्यू सेलर के तौर पे कि बिल्कुल न्यू सेलर है अभी, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता आप क्लाइंब करते हो बाकी लेवल्स पे। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं स्टार्ट वाले के, पहले वो देखते हैं ताकि आप कंपेयर कर सकोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहला जो बेनिफिट है कि आप 7 गिग्स रख सकते हैं एक्टिव। हम लोगों ने पहले भी जिक्र किया इसका कि आप 7 गिग्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप लोगों ने एक अगर गिग क्रिएट किया होगा तो आप इसी तरह से 7 गिग्स क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा हर गिग के आप 2 एक्स्ट्राज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। $20 तक आप 2 एक्स्ट्राज दे सकते हैं गिग के साथ। हमें पता है गिग एक्स्ट्रा क्या होता है कि आप बिजनेस कार्ड में लेटर हेड की फैसिलिटी दे रहे हैं तो वो एक गिग एक्स्ट्रा है और आप $20 तक उस पर चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद गिग मल्टीपल्स हैं, ये इंतहाई यूजलेस चीज़ है। गिग मल्टीपल का मतलब ये है कि एक बंदा आपके कितने गिग्स को इकट्ठा ऑर्डर कर सकता है, इकट्ठा ऑर्डर करना चाहे, बिजनेस कार्ड गिग है तो वो इकट्ठा कितना ऑर्डर कर सकता है, तो नॉर्मली एक गिग ऑर्डर किया जाता है। तो इसलिए गिग मल्टीपल्स का हमें ऐसा फ़ायदा नहीं होता। ये वहाँ पे फ़ायदा होता है जहाँ पे क्वांटिटी की बात हो रही होती है कि आप कोई चीज़ें दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई आइकन्स वगैरह क्रिएट करके दे रहे हैं, तो उस सिनेरियो में वो गिग मल्टीपल्स काम आते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप कस्टम ऑफर कितने पैसों तक की सेंड कर सकते हैं, तो $5000 तक की आप कस्टम ऑफर क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं। कस्टम ऑफर हमें पता है कि क्या होती है, इनबॉक्स में जो हम कस्टम ऑफर क्लाइंट को सेंड कर रहे होते हैं तो उसको हम लोग कस्टम ऑफर कहते हैं, ठीक है। हम लोगों ने देखा था कि गिग के अगेंस्ट हम कस्टम ऑफर सेंड करते हैं ताकि क्लाइंट को नया पैकेज ना क्रिएट करके देना पड़े, हम सिंपल उसके जो रिक्वायरमेंट है उसके अगेंस्ट टेलर मेड एक हम ऑफर क्रिएट करके दे देते हैं। उसके बाद अर्निंग क्लियरेंस जो है 14 डेज़ में होती है। मैंने आपको जैसे अभी बताया है कि पेमेंट मेथड जो हमारा है उसके लिहाज से जो हमें अर्निंग आ रही होती है 14 डेज़ के डिले के बाद आ रही होती है, ठीक है। तो ये आपके बिल्कुल न्यू अभी जो आपने स्टार्ट किया उसके लिहाज से आपको ये सारी पर्क्स या ये सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उन्होंने यहाँ पे बता दिया कि ये कुछ रिक्वायरमेंट्स वगैरह हैं जो आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। क्या रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपने एटलीस्ट जो है 60 डेज़ कंप्लीट करने हैं फाइवर के ऊपर, यानी कि आज जो आपने प्रोफाइल क्रिएट की है आज से 2 महीने बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे फर्स्ट स्टेप पे,
ठीक है। ये सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करनी है। पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपको 2 महीने हो जाए फाइवर पे, ठीक हो गया, 2 महीने हो गए, इसमें आपने कुछ नहीं करना, बस खुद ब खुद ही टाइम गुजरता जाएगा। नेक्स्ट ये है कि आपने एटलीस्ट 10 ऑर्डर कंप्लीट करने हैं, ठीक है। 10 ऑर्डर्स आपने कंप्लीट करने होंगे टोटल। ये बेशक आप 60 दिन में कर लें, बेशक 1000 दिन में कर लें, लेकिन आपके प्रोफाइल पे लिखा आ रहा हो कि इस बंदे के 10 ऑर्डर कंप्लीट हो गए। अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं कि क्या 60 दिन में मुझे 10 ऑर्डर कंप्लीट करने, ऐसा नहीं है। आप जब मर्जी कंप्लीट कर लो, 7 दिन कंप्लीट हो गए, 60 डेज हो गए, कोई मसला नहीं है। आप 10 ऑर्डर जब मर्जी कंप्लीट कर लो, ठीक है। 60 डेज में होते हैं, 60 डेज से पहले हो जाते हैं, बाद में होते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपकी अर्निंग जो है वो $400 से अबव होनी चाहिए। अगर आपकी ये 10 ऑर्डर्स में हो जाती है तब भी कोई मसला नहीं है। अगर आपके 20 ऑर्डर्स हो जाते हैं और फिर जाके आपकी $400 होती है, तब जाके ये चीज़ कैलकुलेट होगी, ठीक है। इसको कंफ्यूज नहीं करना कि मैंने जो 10 ऑर्डर लेने हैं वो $400 तक के ही होने चाहिए, ऐसा नहीं है। आपके जो 10 ऑर्डर हैं वो क्वांटिटी है, वो कंप्लीट होगी कि इसको एक्सपीरियंस है 10 क्लाइंट के साथ काम करने का, ठीक है। और इस बंदे की जो अर्निंग है वो $400 तक होगी है, ठीक हो गया। नेक्स्ट, इससे आगे जो चीज़ें हैं वो मेंटेन करने वाली, वो आपने क्रिएट नहीं करनी, वो मेंटेन करनी है। क्रिएट करने वाली चीज़ें ये 2 थी कि आपने 10 ऑर्डर लेने, ठीक है, और 400 की अर्निंग कंप्लीट करनी है। वो चाहे 20 ऑर्डर से करें, चाहे 100 ऑर्डर से करें, लेकिन आपकी 400 की अर्निंग जो है लिखी आ रही हो कि अब इस बंदे की अर्निंग जो है 400 हो गई है। चाहे आप ये 2 ऑर्डर में कर लें, 400 कंप्लीट हो गया, बाकी 8 प्रोजेक्ट जो है $5 में करें, यह आपकी मर्जी है, ठीक है। जो मेन चीज़ है वो लिखने वाली सिर्फ ये है कि आपके पास 10 ऑर्डर कंप्लीट हो जाएं और $400 आपकी अर्निंग हो जाए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो मेंटेन करने वाली चीज़ है वो ये है कि आपकी 4.7 रेटिंग मेंटेन होनी चाहिए लास्ट 60 डेज में, ठीक है। लास्ट 60 डेज की बात हो रही है, ये वाली 60 डेज नहीं है, ठीक है। ये भी हो सकते हैं अगर आपका टाइम गुजर गया है, $400 कंप्लीट नहीं हुए, तो जो भी आखिरी 60 दिन बन रहे हैं, ठीक है, उसमें 4.7 आपकी होनी चाहिए। इससे अबव हो तो अच्छी बात है, इससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ये अगर फॉर एग्जांपल इससे कम होगी तो क्या मैं सारी ज़िंदगी इसी में रहूँगा या कभी भी मैं लेवल 1 नहीं बनूंगा, ऐसा नहीं है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके आज जो है आपको एक नेगेटिव रिव्यू आ गया और आपकी जो रेटिंग है वो 4 पे चली गई है, 4.7 से गिर के 4 पे चली गई है, तो परेशान नहीं होना। 60 दिन गुजरने के बाद वो जो रेटिंग थी वो इस रेटिंग से ख़त्म हो जाएगी और आपकी दोबारा जो रेटिंग थी वो 4.7 से ऊपर चली जाएगी, ठीक है। जो नेगेटिव रेटिंग है वो आपको यहाँ से ख़त्म हो जाती है, यहाँ से आपको फिर तंग नहीं करती, ठीक है। तो इसलिए ये जस्ट लास्ट 60 डेज़ की आपकी ओवरऑल जो रेटिंग है वो काउंट हो रही है। उसके बाद आपका रिस्पांस रेट जो है वो 90% से अबव होना चाहिए। रिस्पांस रेट हमने पढ़ा हुआ है क्या होता है, ठीक है। आपका ऑर्डर कंप्लीशन रेट 90% से अबव होना चाहिए 60 डेज़ का, और ऑन टाइम डिलीवरी जो है वो 90% से अबव होनी चाहिए 60 दिन की। इसके अलावा आपने कोई भी वार्निंग ना ली हो फाइवर से लास्ट 30 डेज़ के अंदर, ठीक है। इससे हम बड़े आसानी से बच सकते हैं। मैंने आपको सारे मेथड बताए हुए हैं, ठीक है, कि आपने क्या कुछ नहीं करना जिससे आपकी ओवरऑल जो वार्निंग्स हैं आपको नहीं आएंगी। ऑन टाइम डिलीवरी का मैंने आपको बताया हुआ कि आपने टाइम पे डिलीवर करना है चीज़ को हमेशा, ताकि आपकी डिलीवरी टाइम ठीक रहेगी। उसके बाद आपका जो कंप्लीशन रेट है, ऑर्डर कंप्लीशन रेट, यानी कैंसिलेशन से बचें, क्लाइंट से कम्युनिकेशन अच्छे से करें ताकि आपको ऑर्डर से पहले पता हो कि मैं ये चीज़ बना सकता हूँ या नहीं बना सकता, ठीक है। तो आपकी ये जो परसेंटेज है ये ठीक रहेगी। रिस्पॉन्स रेट आप कैसे बेहतर कर सकते हैं कि क्लाइंट को जल्द से जल्द रिप्लाई करें, ठीक है, एक दिन से लेट ना करें। 24 आवर से लेट करेंगे तो फिर ये आपका अफेक्ट हो जाता है, ठीक है। और 4.7 रेटिंग क्लाइंट के साथ अच्छे से बात करें, अच्छे से डिलीवर करें चीज़ को, जो वो चीज़ चाह रहा है उसको वो डिलीवर करें, ताकि आपकी जो रेटिंग है वो 4.7 से अबव रहे, ठीक है। तो ये आपका तरीका है, रिक्वायरमेंट्स हैं। ओके, सो ये आपके पास बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट में अब आपके पास ये होता है कि लेवल 1 पे जाते ही आपके पास 3 एक्स्ट्रा गिग का ऑप्शन आ जाता है कि आप अब 10 एक्टिव गिग रख सकते हैं। पहले 7 थे, अब 10 हो गए हैं, ठीक है। इसके बाद 4 एक्स्ट्रा गिग्स हैं। पहले आपके पास 2 थे यहाँ पे गिग एक्स्ट्रा, अब 4 हो गए हैं। 10 मल्टीपल गिग्स हैं। कस्टम ऑफर उतनी ही है, अर्निंग जो क्लियरेंस है वो उतनी ही है। जस्ट ये है कि प्रमोशनल लिस्टिंग में आपको ऐड किया जा सकता है कि आप फाइवर जो है वो एड्स वगैरह रन कर रहा है कहीं पे, या कोई राइजिंग स्टार का बैच दे रहा है, तो इस तरह की चीज़ों में आप एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। वो आपके गिग्स को भी एड्स वगैरह में रन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास ये चीज़ है कि आपका लेवल 2 सेलर आ जाता है। लेवल 2 सेलर में भी आपके पास रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्या चीज़ें पूरी होनी चाहिए कि आपने 120 डेज़ जो हैं वो एक्टिव रह चुकी हों फाइवर के ऊपर। उसके अलावा आपने 50 ऑर्डर कंप्लीट कर ली हों, ठीक है। 2000 आपकी अर्निंग हो गई हो। बाकी वही चीज़ें 4.7, 90%, 60 डेज़ के लिए ये सारी चीज़ें वही हैं, ठीक है। ये मेंटेन करना आपके लिए ज़रूरी हैं। लेकिन जो ये वाली रिक्वायरमेंट्स हैं ये आपके लास्ट 10 ऑर्डर ये वाले,
और 40 मजीद ऑर्डर आपने करने हैं 50 कंप्लीट करने के लिए, और इसके बाद आपके 2000 की जो अर्निंग है वो हो जानी चाहिए, ठीक है। बेनिफिट्स क्या है इसके, 20 एक्टिव गिग रख सकते हैं, अच्छी खासी अमाउंट है, आप बहुत ज़्यादा गिग्स क्रिएट कर सकते हैं हर किस्म के, इवन के लोगो डिज़ाइन के सिर्फ 5 गिग क्रिएट कर लें हर कैटेगरी के, तो बहुत कुछ कवर हो जाता है इसमें। इसके अलावा बाकी एक मेन चीज़ इसमें न्यू ऐड हो जाती है कि आप कस्टम ऑफर $10,000 तक की सेंड कर सकते हैं सॉरी। उसके बाद आपके पास प्रायोरिटी कस्टमर सपोर्ट आ जाती है कि आप अगर कस्टमर सपोर्ट को मैसेज करते हैं तो वो आपको जल्दी रिप्लाई करेंगे एज कम्पेयर टू लेवल 1 सेलर, ठीक है। उसके अलावा आप प्रमोशन लिस्टिंग में ऐड हो जाते हैं, कस्टमर सक्सेस प्रोग्राम में आप ऐड हो जाते हैं, इसमें मैं भी ऐड हूँ। इसका मतलब ये होता है कि आपको फाइवर अपनी तरफ से एक ऑफिशियल बंदा दे देते हैं कि ये हमारा जो एम्प्लॉय है ये आपके साथ रहेगा, आपको कोई भी इशू होता है, आप मज़ीद फाइवर पे अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप इस बंदे के साथ हेल्प के साथ कर सकते हैं। उन्होंने एक बंदा मेरे साथ लगाया हुआ है, मैं जब चाहूँ कोई इशू होता है मुझे तो मैं उससे कांटेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी क्लियरेंस आपकी वही 14 डेज तक रहती है, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपके लेवल 2 तक का है। इससे आगे फिर टॉप रेटेड सेलर आ जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ तक जितनी बात हो रही थी हमारी, ये सारा कुछ ऑटोमेटिक है, आपका ये सारा कुछ कवर होता जाता है, आप ये सब कुछ कंप्लीट करते जाते हो तो आप खुद ही नेक्स्ट वाले लेवल पे चले जाते हो। लेकिन जिसके बाद लेवल है टॉप रेट सेलर वाला, ये सबसे टॉप का लेवल है और इसमें चीज़ डिफरेंट हो जाती है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपने सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ पे जो उन्होंने दी हुई हैं आपने ये सारी कंप्लीट कर ली हैं तो आप नेक्स्ट पे चले जाओगे, ऐसा नहीं है। अगर आपने ये सारी कंप्लीट कर ली हैं तो फाइवर खुद, जो फाइवर की टीम है वो खुद देखती है आपके प्रोफाइल को और फिर वो आपको हैंड पिक करते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं सेलेक्ट, ऐसे नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है वंस आवर टीम कंफर्म योर एलिजिबिलिटी यू विल मार्क एज टॉप रेट सेलर। तो ये बहुत टाइम लगता है इसके अंदर, मुझे तकरीबन 3 साल लगे हैं लेवल 2 से लेवल इधर टॉप रेट सेलर में आने के लिए, ठीक है। तो काफ़ी टाइम लगता है आपको उनकी टीम के साथ सेलेक्ट होने में। रिक्वायरमेंट्स क्या है इसकी, 180 डेज आपके कंप्लीट होने चाहिए, 100 ऑर्डर्स आपके कंप्लीट होने चाहिए, $20,000 आपने कमाए हैं और बाकी सारी वही चीज़ें, ठीक है। बेनिफिट्स अच्छे हैं। उसका पहली चीज़ ये कि आप 30 एक्टिव गिग्स बना सकते हैं, मैंने सिर्फ 5 बनाए हुए हैं, 30 हैंडल करना बड़ा अजाब है। उसके बाद आपके पास 6 गिग एक्स्ट्रा हैं, 20 गिग मल्टीपल हैं, कस्टम ऑफर आप उतनी ही सेंड कर सकते हो। मेन जो चीज़ है VIP कस्टमर सपोर्ट आपको मिलती है, यानी कि लेवल 2 सेलर से भी अबव की आपको कस्टमर सपोर्ट दी जाती है। बाकी वही चीज़ें प्रमोशनल लिस्टिंग है, कस्टमर सक्सेस है। सिर्फ जो मुझे अच्छी चीज़ लगती है वो ये है कि आपके 7 डेज़ में क्लियरेंस हो जाती है, पहले आपकी 14 डेज़ में हो रही थी और अब आपकी 7 डेज़ में हो जाती है, ठीक है। तो ये एक इसमें लेवल अच्छा एक ऐड हो जाता है, ठीक हो गया। बाकी जी आपके पास ये इन्होंने नीचे डेफिनेशंस दी हुई हैं कि कस्टम ऑफर का क्या मतलब होता है, डेज विदाउट वार्निंग का क्या मतलब होता है, प्रमोशन लिस्टिंग क्या होती है, वो सारा कुछ इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो बता दें। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ है जो सवाल था कि क्या हम लोग एक लेवल पे अगर आ गए हैं तो क्या इस लेवल से कभी नीचे नहीं जाते। पहले ये होता था कि फाइवर अगर वार्निंग देता है तो वो आपका जो बैच है वो हटा के आपको पिछले लेवल पे ले जाता है, ठीक है। पहले शुरू की बात मैं बता रहा हूँ, जब हम नए फाइवर पे आए थे उस टाइम ये था कि फाइवर को लगता था कि यार ये बंदा काम ख़राब कर रहा है, गलत चीज़ कर रहा है, तो वो आपका बैच जो था वो डिमोट करके आपको नीचे ले जाते थे। अब ये चीज़ है कि फाइवर ने 15 दिन का एवेल्यूएशन, सॉरी 1 महीने का एवेल्यूएशन पीरियड रखा हुआ है कि वो तमाम सेलर्स को हर 1 महीने बाद एवेल्यूएट करते हैं कि ये सेलर कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, ठीक है, इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है, ये क्या कर रहा है, फाइवर पे कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट जो दी हुई थी ये चीज़ें, ठीक है। हर 1 महीने बाद, हर महीने की 15 तारीख को, यानी कि हर महीने की 15 तारीख का मतलब है कि 1 महीना बनता है, तो हर महीने की 15 तारीख को आपकी एवेल्यूएशन होती है, ठीक है, जिसको एवेल्यूएशन पीरियड कहा जाता है। उसमें क्या होता है कि फाइवर देखता है कि क्या इस सेलर का ये सारा कुछ 90 से अबव है, ठीक है, 90% से अबव है सारा कुछ, ठीक है, 4.7 से अबव है सब कुछ, ठीक है। अगर इसका इससे नीचे है, ठीक है, हर 15 की तारीख को वो देखते हैं कि ये यहाँ पे सारा कुछ जो है वो 90 से अबव है या 90 है, 90 से बिलो नहीं होना चाहिए। और अगर यहाँ से कोई चीज़ उनको 90 से बिलो या 4.7 से नीचे नज़र आती है तो वो आपको, अगर आप लेवल 1 सेलर पे हो तो आपका बैच लेके आपको नॉर्मल सेलर पे ले आएंगे, अगर आप लेवल 2 सेलर पे हो तो एक बैच पीछे ले आएंगे और आप लेवल 1 सेलर पे आ जाओगे, और अगर आप टॉप रेट पे हो तो आप एक बैच पीछे आके लेवल 2 पे आ जाओगे, ठीक है। तो इसलिए अगर आप गलत परफॉर्म करते हो और आप कहते हो कि क्या हो गया, कोई बात नहीं, ऑर्डर कैंसिल होते हैं तो क्या, बैच तो है मेरे पास, तो वो आपका एक तरह का कोर्ट मार्शल करके आपको एक स्टेप पीछे ले आते हैं, ठीक है।
और ये चीज़ बहुत कॉमन है, ये बहुत लोगों के साथ होता है। उन लोगों के साथ होता है जो फाइवर को सीरियस नहीं लेते और वो सिंपली अपनी बदमाशी बनाई होती है उन्होंने कि ठीक है क्लाइंट पैसे ले लूँगा, उससे नेगेटिव रिव्यू दे दे कोई मसला नहीं है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आज तक कभी ये कोर्ट मार्शल नहीं हुआ, ना मैं कभी बैच मेरा रिमूव हुआ है, कोई वार्निंग वगैरह आज तक नहीं आई, ना मेरा कभी ऑर्डर कंप्लीशन रेट मेरा अफेक्ट हुए हैं। ठीक है, ऑर्डर कंप्लीशन रेट होते हैं जब आप थाउजेंड्स ऑफ ऑर्डर्स कर रहे होते हैं, उसमें कैंसिलेशन वगैरह होती रहती है। रिस्पांस रेट मेरा कभी 99 से नीचे नहीं गया, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह उससे ऊपर ही होता है। और ऑर्डर डिलीवरी टाइम जो है मेरा वो कभी 100% से नीचे नहीं गया, वो हमेशा 100% ही रहा है। उससे नीचे मुझे नहीं याद कि कभी वो इससे नीचे गया हो, लाइक कभी भी नहीं, मुझे कोई याद नहीं इस तरह की कभी चीज़ हुई हो। ठीक है, वार्निंग एक मुझे मिली थी, उसमें भी मेरी गलती नहीं थी, क्लाइंट ने खुद कुछ गलत किया था जिसकी वजह से मैं फंस गया उसके साथ। ठीक है, तो एक दफ़ा बिल्कुल स्टार्ट में पहले साल की बात है, तब मुझे वार्निंग मिली थी। बता इसलिए रहा हूँ कि अगर आप इंसानों की तरह रहेंगे इसके ऊपर तो फाइवर आपको तंग नहीं करेगा। ठीक है, सिर्फ जो मेन चीज़ है कि अगर आप दो नंबरियाँ करना शुरू कर देंगे, मैं फ़ेक ऑर्डर ले लेता हूँ, फ़ेक रिव्यूज़ ले लेता हूँ और मेरा लेवल आ जाएगा, तो उसमें फिर आप फंस जाते हो। या मैं दो दो अकाउंट्स क्रिएट कर लेता हूँ, ज़्यादा अर्निंग करूँगा, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। ठीक हो गया, तो एवेल्यूएशन पीरियड जो है आपका, यहाँ पे मैंने आपको ये लिखा हुआ था, एवेल्यूएशन पीरियड जो है वो हर महीने की 15 तारीख को एवेल्यूएशन पीरियड होता है आपका। ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपको जस्ट चेक करते हैं कि आप अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। लेकिन अगर आप बिल्कुल यहाँ स्टार्ट पे हैं जहाँ पे अभी ये वाला आपका है, तो इसमें आपने कुछ भी मेंटेन नहीं करना, ना आपकी एवेल्यूएशन होगी, क्योंकि आप ऑलरेडी बिल्कुल बॉटम पे हैं। ठीक है, तो उसमें परेशान नहीं होना। और फाइवर के ऊपर जो परफॉर्म करने का सबसे बड़ा एक तरीका जो है वो आपका कन्वर्जन रेट है। ये एक प्रो टिप दे रहा हूँ आप लोगों को, अगर आपने लाइफ में फाइवर के ऊपर परफॉर्म करना है तो सबसे बेहतरीन जो तरीका है, ये आगे की बात है, अभी आप लोगों के साथ इतना ज़्यादा बैच ये जो है वो मैच नहीं करेगा, लेकिन आगे चल के कन्वर्जन रेट क्या होता है। कन्वर्जन रेट का मतलब ये होता है कि फाइवर आपको कितने क्लाइंट दे रहा है और आप उनमें से कितनों के साथ प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो, प्रोजेक्ट कर रहे हो। ठीक है, उसको कन्वर्जन रेट कहा जाता है। और फाइवर के लिए अच्छा कन्वर्जन रेट क्या है, 10 to 15%। अगर फाइवर आपको 100 क्लाइंट देता है और आप उन 100 में से जस्ट 10 या 15 के साथ प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देते हो, क्लाइंट देने का क्या मतलब है कि एक क्लाइंट ने आपको मैसेज किया है। ठीक है, क्लाइंट आपको मैसेज करता है और आप उसके साथ प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर पाते, आप उसको कन्विंस नहीं कर पाते, तो उस सिनेरियो में वो क्लाइंट लूज हो गया। ठीक है, लेकिन अगर आप उसके साथ प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देते हो तो आपका कन्वर्जन रेट बढ़ जाता है। तो फाइवर के ऊपर परफॉर्म करने का बेहतरीन तरीका ये कि जो क्लाइंट आ रहा है कम पैसे में, ज़्यादा पैसे में, बस कुछ ना कुछ करके उसके साथ प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दें, प्रोजेक्ट कर लें, ताकि आपका जो अकाउंट है वो ग्रो करना शुरू करे, फाइवर ट्रस्ट करना शुरू करे कि इस बंदे को जब भी मैं कोई क्लाइंट देता हूँ ये उसमें से प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है, उससे पैसा निकालता है। ठीक है, तो ये जो कन्वर्जन रेट है ये एक प्रो पॉइंट है। लेकिन अभी ये है कि अभी आपके पास क्लाइंट आ ही नहीं रहे, तो आप कहाँ से उसको स्टार्ट करेंगे, ये आगे की चीज़ बता रहा हूँ। अभी क्लाइंट लाने के लिए आपके गिग्स अच्छे होना चाहिए, आपका पोर्टफोलियो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, सो अब आ जाते हैं हम लोग बायर रिक्वेस्ट पे, जो हम लोगों ने ये वाली चीज़ देखनी थी कि बायर रिक्वेस्ट क्या होता है। बायर रिक्वेस्ट को समझने से पहले एक चीज़ थोड़ा सा देख लें कि हम लोग जब फाइवर के ऊपर गिग क्रिएट कर रहे होते हैं तो हम लोग अपनी मर्जी की सर्विस दे रहे होते हैं। ठीक है, कि जो काम हम कर सकते हैं हम उस चीज़ की सर्विस देंगे। ठीक है, लेकिन फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट आता है और उसको वो सर्विस नहीं चाहिए जो आप दे रहे हैं, उसको थोड़ी सी डिफरेंट एक सर्विस चाहिए। ठीक है, यानी कि वो लोगो डिज़ाइन के लिए आता है और उसको टाइपोग्राफिक लोगो चाहिए, लेकिन फाइवर के ऊपर कोई बंदा भी टाइपोग्राफिक लोगो का काम नहीं दे रहा। ठीक है, कोई बंदा भी टाइपोग्राफिक लोगो का काम नहीं दे रहा, अब एज्यूम ये कर रहे हैं, तो वो क्लाइंट क्या करेगा, वो फाइवर छोड़ के कहीं और चला जाएगा जहाँ पे उसको ये चीज़ मिल सके। ठीक है, तो उस सिनेरियो में हम क्या करते हैं कि एक फाइवर ने नया सेक्शन क्रिएट कर दिया था कुछ सालों पहले कि जिसका नाम बाय रिक्वेस्ट था, जहाँ पे वो क्लाइंट को अलाउ करता है कि वो आप यहाँ पे आके अपनी पोस्ट रिक्वेस्ट जो आपकी ओवरऑल रिक्वेस्ट है उसको पोस्ट कर दें कि मुझे जी टाइपोग्राफिक लोगो वाला बंदा चाहिए, अगर आप में से कोई कर सकता है। हो सकता है कोई ऐसा बंदा हो जो ये काम कर सकता हो लेकिन उसने गिग ना क्रिएट किया हो, या उसको लगता हो कि यार इसकी इतनी मांग नहीं है तो मैं इसका गिग नहीं क्रिएट करा, तो वो बंदा वहाँ पे जाके बाय रिक्वेस्ट में क्लाइंट को मैसेज कर सकता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, इतने पैसे लूँगा, इतना टाइम लगेगा, और फिर वहाँ से आप उसको जो भी आपका आपस में बनता है, पैसे वगैरह बनते हैं, और आप उसको कन्विंस करके प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि बाय रिक्वेस्ट के अंदर क्लाइंट अपनी रिक्वेस्ट पोस्ट कर सकता है कि मुझे इस काम के लिए बंदा चाहिए, अगर कोई अवेलेबल है तो मेरे साथ काम कर ले। बाय रिक्वेस्ट का सेक्शन न्यू सेलर्स के लिए
एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, बेहतरीन जगह है कि वहाँ पे वो क्लाइंट को खुद से रीच आउट कर सकते हैं। वहाँ पे अगर आपको प्रोजेक्ट डायरेक्ट नहीं भी आ रहे तो आप वहाँ पे जाके बायर से बात कर सकते हैं। और दूसरी अच्छी बात यह है कि वहाँ पे कोई भी बड़ा सेलर आपको नहीं मिलेगा, वहाँ पे सारे न्यू सेलर्स होते हैं। बड़े सेलर के पास टाइम ही नहीं होता कि वो बाय रिक्वेस्ट में जाके रिक्वेस्ट पोस्ट करें, ठीक है। इसलिए आप वहाँ पे जाएं और वहाँ पे जाके अपनी रिक्वेस्ट वगैरह आप पोस्ट कर सकते हो। ठीक हो गया। जब आपके 7 गिग्स बन जाएंगे उसके कुछ टाइम बाद आपको बाय रिक्वेस्ट शो होंगे। बाय रिक्वेस्ट आपको हमेशा आपके गिग्स के अगेंस्ट शो हो रही होते हैं कि जिस चीज़ के जिस कैटेगरी के आप गिग्स बनाते हो उससे रेलिवेंट आपको बाय रिक्वेस्ट शो होंगी, ठीक है। तो इसलिए अब अभी आपको बाय रिक्वेस्ट शो नहीं हो रही क्योंकि आपने गिग एक क्रिएट किया और फाइवर पे आपको हफ्ता भी नहीं हुआ, तो इसलिए फाइवर आप पे अभी इतना ट्रस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता ये भी सुन लें। शुरू में ये था कि हर बंदे को जितनी भी बाय रिक्वेस्ट आती थी, ठीक है, क्लाइंट जितनी भी बाय रिक्वेस्ट पोस्ट करते थे वो तमाम लोगों को सेम नज़र आती थी। लेकिन हम पाकिस्तानी हैं, हमें तो सुकून रास नहीं आता। उन्होंने हमें हर चीज़ दिखाई। हम लोगों ने क्या किया, हमने हर क्लाइंट को, हमें काम आता है या नहीं आता, हमने कर कर मैसेज उसको पका दिया और क्लाइंट क्या तंग आके वो फिर फाइवर से चला जाता था। तो फिर फाइवर ने क्या किया कि फाइवर ने उस पर लिमिटेशन लगा दी कि जब तक ये 7 गिग्स नहीं पूरे करते अपने, ठीक है, फाइवर पे आके 1 गिग बनाया और बाय रिक्वेस्ट करना शुरू कर दी है, जब तक ये 7 गिग कंप्लीट नहीं करते अपने और इनको कुछ स्पेसिफिक टाइम नहीं गुजर जाता है कि 3 एक हफ्ते 4 एक हफ्ते नहीं हो जाते, तब तक इनको बाय रिक्वेस्ट शो नहीं करनी, ठीक है। फिर सेलर्स ने रोला डाला कि यार ये क्या चक्कर है, ये बहुत, यानी कि शोर मचाना शुरू कर दिया कि ये तो बड़ा मसला हो गया, हम काम ही नहीं कर सकते। सेलर जाना शुरू हो गए फाइवर से। तो फाइवर ने क्या किया कि उसने ऐसा किया कि दिन के कुछ टाइम के अंदर बाय रिक्वेस्ट शो करना शुरू की कि रात के 11 बजे या सुबह के टाइम या शाम का मगरिब टाइम हमें थोड़ी बहुत बाय रिक्वेस्ट जो थी वो शो हो रही थी और हम बाय रिक्वेस्ट सेंड कर सकते थे। अभी भी ऐसा है कि अगर आपके 7 गिग्स हो जाते हैं, आप गिग्स क्रिएट करते हो, तो शाम के टाइम आप जो है वो रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो, ठीक है। आपको बाय रिक्वेस्ट शो हो जाती है, मोबाइल पे देखनी है या लैपटॉप पे देखनी है, आपको शो हो जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट 7 गिग्स आपके होने चाहिए। ठीक हो गया। ये जी आपकी बायर रिक्वेस्ट है। ये कहाँ से आती है, मोर में जाके, और ये यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है बाय रिक्वेस्ट का, ठीक है। मोर में जाएंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है बाय रिक्वेस्ट, यहाँ से ओपन हो जाएंगे और इस तरह से आपके सामने बाय रिक्वेस्ट लिखा आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो लिखा आ रहा है 789 एक्टिव बाय रिक्वेस्ट हैं, ठीक है। इन लोगों ने सारी बाय रिक्वेस्ट सेंड की हुई हैं और उसके बाद ये आपकी सेंट ऑफर्स हैं कि जो आपने ऑफर सेंड की हुई। मैंने 47 अभी तक 7 सालों में से 47 सेंड किए हैं, क्योंकि वही मैं आपको बता रहा हूँ कि सेलर्स के पास टाइम नहीं होता कि वो ऑफर सेंड कर सकें। और ये भी जस्ट वही हैं जो मैंने इधर उधर स्टूडेंट्स को दिखाने के लिए सेंड किए थे किस तरह सेंड करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम अगर देखें तो यहाँ पे उन्होंने डेट लिखी हुई है कि ये कब पोस्ट हुई है, ठीक है। बायर का जस्ट यहाँ पे उन्होंने पिक्चर लगाई हुई है, लेकिन कोई भी ऐसा नाम नहीं बताते आपको बायर का, ताकि आप उसके अकाउंट पे ना चले जाएं। उसके बाद उसकी रिक्वेस्ट आ रही है कि उसको क्या चीज़ चाहिए। यहाँ देखें तो उसको वेबसाइट चाहिए, एक उसको बुक स्टोर की ऐप चाहिए, ठीक है, वर्डप्रेस की कोई वेबसाइट चाहिए। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिफरेंट नाम आ रहे हैं तो आप जस्ट यहाँ से लोगों का सर्च भी कर सकते हो, ठीक हो गई। आपको आ जाएगा, आई नीड अ लोगो फॉर माई कंपनी नेम है जी ग्रीन स्काउट फाउंडेशन एंड व्हेन आई प्रिंट प्लीज सेंड मी योर सैंपल ऑफ योर वर्क, ठीक है। तो ये उसने अपना बता दिया। और यहाँ पे आगे देखें तो 16 ऑफर उसको जा चुकी हैं, 4 दिन का टाइम है उसके पास और $5 उसका बजट है, ठीक है। और नीचे आ जाएं तो यहाँ पे $33 वाला भी है, $169 वाला भी है, ठीक है। और करते 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 हर तरह के आपके पास क्लाइंट्स यहाँ पे मौजूद होंगे, ठीक है। तो जो भी आपको सूट करता है, ठीक है, आप उसके साथ काम कर सकते हैं। और इसको ऑफ़र सेंड कैसे करनी है, सिंपल आप यहाँ पे सेंड ऑफ़र पे क्लिक करोगे, ठीक है। ये तमाम जो उसकी डिटेल्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। उसको जो चीज़ बनवानी है वो सारी की सारी यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। इसको पढ़ो, अगर समझ आती है तो इसको ऑफ़र सेंड कर दें, समझ नहीं आती तो ऑफ़र नहीं सेंड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप नीचे देखोगे कि आपका कौन सा गिग जो है वो इसकी ऑफ़र के साथ मैच कर रहा है। इसीलिए मैंने आप लोगों को एक गिग ऐसा क्रिएट करने के लिए कहा है जो जेनेरिक होगा, जिसका नाम ही जस्ट ये होगा, आई विल प्रोवाइड डिज़ाइन सर्विसेज, सिंपल, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई ऐसी सर्विस आ जाती है जो काम आप कर सकते हो लेकिन उसका गिग आपने नहीं क्रिएट किया, तो उस सिनेरियो में आपके पास एक गिग यहाँ मौजूद है जिसमें आप तमाम डिज़ाइन सर्विसेज दे रहे होते हो। तो उससे उसके अगेंस्ट आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ उसको कन्विंस करोगे कि मैं आपका ये काम कर सकता हूँ, कैसे करूँगा वो सारा कुछ मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने यहाँ पे क्या लिखना है, ठीक है।
उसके बाद आप यहाँ पे बताओगे कि मैं कितने पैसों में काम करूँगा, कितना टाइम मुझे लगेगा, वो चीज़ यहाँ आ जाएगी। कितने रिव्यूज दूंगा, इस गिग की रिक्वायरमेंट्स वो फिल करे या ना करे, वो चीज़ यहाँ से आ जाएगी, जैसे हम कस्टम ऑफर सेंड करते हैं नॉर्मली। फिर गिग के एक्स्ट्रा कौन कौन से आप दे रहे हो, और यहाँ सबमिट ऑफर करोगे तो ऑफर उसको सेंड हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक तरीका है आपका कस्टम ऑफर सेंड करने का। हमने अभी जो चीज़ पढ़नी है आगे चल के वो ये है कि हमने इसको कन्विंस कैसे करना है कि भाई मैं आपका काम कर सकता हूँ, मुझसे आप काम करवा लें। ये जो बाकी सारे यहाँ पे आपको इतनी ऑफर सेंड कर रहे हैं उनको कुछ नहीं आता। ठीक है, हम ये लिखेंगे नहीं, लेकिन हमने प्रूव करना है कि हम उन सबसे बेहतर हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ है मेन आप लोगों की, उसमें हम लोगों ने सीखना है कि हमने किस तरह से इन तमाम क्लाइंट्स को कन्विंस करना है। एक चीज़ और ऐड कर लें अपने पास कि पहले ये था कि आप जितने मर्जी चाहें रिक्वेस्ट सेंड कर सकते थे, लेकिन अब आपके पास सिर्फ लिमिट होती है कि आप दिन में 10 रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा आ रहा है कि आप एक दिन में 10 रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। एक दिन में 10 रिक्वेस्ट का मतलब यह है कि एक हफ्ते में 70 क्लाइंट्स। अगर आप एक हफ्ते में 70 लोगों से बात कर रहे हैं और अगर आप उनमें से एक से भी प्रोजेक्ट नहीं ले सकते, तो इसका मतलब यह है कि या तो आप सही से उसको कन्विंस नहीं करें या आपके पोर्टफोलियो में मसला है। इन दोनों चीज़ों में से किसी ना किसी चीज़ में इशू है कि जिसकी वजह से आप 70 लोगों से बात कर रहे हैं लेकिन एक भी क्लाइंट स्कोर नहीं कर सके आप। ठीक है, तो ये देखें कि आपको यहाँ पे फ़ायदा क्या हो रहा है कि आप अपने स्किल के साथ 70 लोगों को एक हफ्ते में रीच कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं कि मैं आपका ये काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये बड़े मज़े की चीज़ है और ये आपको मोटिवेशन भी देती है कि अब मैं अपना काम जो है लोगों तक पहुंचा सकता हूँ। इसके बाद मैंने आपको एक चीज़ दिखानी थी। पहली चीज़ के लोगो का जो हम लोग पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे उसका आप लेआउट देख लो। ठीक है, लेआउट मैंने यहाँ पे कुछ क्रिएट किए हुए हैं। एक लेआउट ये है आपके पास। ठीक है, आप 19, 20, 1080 का आर्टबोर्ड लेते हो और उसके अंदर एक कॉर्नर में आप यहाँ पे अपना जो मॉकअप है वो दिखाते हो, एक जगह पे कंप्लीट जो आपका लोगो है वो दिखाते हो हाफ पे। ठीक है, और उसके बाद एक जगह पे आपने सिंपल अपना जो बैकग्राउंड है, जो कलर है वो इस तरह से किया और वाइट में आपने अपना लोगो दिखा दिया कि वो फंक्शनल है, यानी कि वो हर कलर में काम कर जाएगा। ठीक हो गया, तो ये तरीका है मॉकअप यूज़ करने का। अब आपने ये नहीं करना कि अगर आपने एक लोगो अपना प्रेजेंट करना है तो सिर्फ मॉकअप यहाँ पे अकेला लगा देंगे, क्योंकि जब आप अकेला मॉकअप यहाँ पे लगाते हो तो फिर इशू आता है और फाइवर ये कहता है कि आपने इमेज नेट से उठाया हुआ है। लेकिन जब आप इस तरह से मॉकअप छोटा करके लगाते हो और बाकी चीज़ें साथ लगा रहे होते हो तो फिर इशू नहीं आता। तो इसलिए इस लेआउट की पिक्चर ले लो ताकि आप जो अपना एक क्योंकि फाइवर आपको 3 इमेजेस अपलोड करने के ऑप्शन देता है, तो इसलिए अगर आप एक एक करके अपना लोगो दिखा रहे हो तो आप इस लेआउट को फॉलो कर सकते हो। या क्लाइंट को अगर सेंड कर रहे हो लोगो की पहली इमेज तो आप इस तरह सेंड कर सकते हो और ये बहुत इफेक्टिव चीज़ है और नॉर्मल क्लाइंट को पसंद भी आता है कि इसने इसका यूजेज भी दिखा दिया और लोगो भी दिखा दिया। ठीक है, ओके, परफेक्ट हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं एक और लेआउट पे। ये लेआउट हमने पहले भी देखा था। इस लेआउट में जो चीज़ है सीखने वाली वो ये है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा अपने लोगोज दिखाने हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर तो उसका क्या मेथड है, उसका तरीका यही है कि आप लोग मॉकअप्स अगर यूज़ नहीं करना चाहते तो आप ओवरले के साथ भी यूज़ कर सकते हैं कि जिस चीज़ का लोगो आपने बनाया है उससे रेलिवेंट इमेज अनस्प्लैश से लें, उस पर ओवरले ऐड करें इस तरह से। ठीक है, यानी कि ट्रांसपेरेंट करके ओपेसिटी कम करके बॉक्स लगें और उसके ऊपर अपना लोगो लगा लें वाइट कलर में। ठीक है, ये बहुत अच्छा और बहुत इफेक्टिव तरीका है और आपके लोगोस अच्छे लगते हैं। ठीक है, अब उसने एक इमेज के अंदर 6 अपने लोगो दिखा दिए हैं, यहाँ पे भी एक लोगो है। फ्यूचर में चल के जब प्रैक्टिस करोगे लोगोस बनाते जाओगे तो आप इस तरह से फिर अपने लोगो प्रेजेंट करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ और भी सैंपल्स हैं इसी तरह से। ओके जी, सो ये चीज़ समझने वाली थी कि हम लोगों ने अपने पोर्टफोलियो किस तरह से क्रिएट करने। एक चीज़ मैं थोड़ी सी आप लोगों के साथ ऐड कर दूं कि ये जो अभी आप लोग चीज़ें सीख रहे हैं और फिर काम कर रहे हैं ना, इसका बड़ा मज़ा आता है और ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप कुछ भी सीखते हो फिर वो अप्लाई करते हो, एक नई चीज़ आपके माइंड में ऐड हो जाती है। मैं अब उस पॉइंट पे नहीं हूँ। मैं अगर कोई चीज़ सीखना चाहता हूँ तो मुझे बहुत टाइम लगता है उस चीज़ को सीखने में, क्योंकि मेरे पास टाइम होता नहीं है। ठीक है, टाइम निकालना पड़ता है, फिर टाइम के साथ साथ मैं चीज़ अडॉप्ट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब आजकल मैं AI सीख रहा था, ऑगमेंटेड रियलिटी सीख रहा था, वर्चुअल रियलिटी कोडिंग सीख रहा था, तो उसमें बहुत टाइम लगता है मुझे एक चीज़ को अडॉप्ट करने में। आपके पास फ़ायदा क्या है कि आपके पास अभी इस तरह के प्रोजेक्ट्स वगैरह नहीं है, आप जल्दी से स्किल डेवलप कर रहे हो और साथ साथ काम कर सकते हैं। अच्छा, तो इसी चीज़ का फ़ायदा ये कि जो आपका प्रोसेस है ना, ये सारा काम करने वाला, इसमें आप इंजॉय करते हो। ठीक है, रोज़ नई चीज़ अडॉप्ट करें, रोज़ नई चीज़ सीख रहे हैं और समझ लें कि ये जो प्रोसेस है ये सारी आपकी ऑक्सीजन है। जब तक आप प्रोसेस को इंजॉय करते रहोगे तब तक आप नई नई चीज़ें सीखने में
एंजॉय करोगे, आपको चीज़ सीखने का मज़ा आएगा। लेकिन अगर आप हार मान के बैठ जाओगे कि नहीं मैं नहीं कर रहा और मुझसे नहीं हो रहा, तो फिर वहाँ पे आपको बहुत चीज़ें तंग करेंगी। ठीक है, तो इसलिए शायर इस चीज़ में कहता है कि कई बार तूफान से टकराई कश्ती, कई बार टकरा के साहिल पर आए, तलाशे तलब में वो लज्जत मिली है, मैं दुआ कर रहा हूँ कि मंजिल ना आए। यानी कि हमें इतनी लज्जत है इस चीज़ में कि हम बार बार ड्रॉबैक्स आते हैं, बार बार हम सेटबैक्स आ रहे हैं और फिर दोबारा से वापस आगे चले जाते हैं, दोबारा से फिर चीज़ सीखना शुरू कर देते हैं। तो उस सिनेरियो में हमें मज़ा आता है एक चीज़ करने का। ठीक है, लेकिन अगर सारा टाइम आप बस इस चीज़ में होंगे कि यार बस जान छूटे मुझे नहीं करना, तो उसमें फिर लाइफ का मज़ा नहीं आता। ठीक है, फिर इंसान में और जानवर में कोई फ़र्क नहीं रहता। ये जो बिज़नेस है, ये नाम इस चीज़ का है कि आज आपके एक क्लाइंट जो है वो आपकी इतनी तारीफ़ कर रहा है कि इससे अच्छा डिज़ाइनर दुनिया में नहीं है। अगले दिन सुबह उठेंगे तो एक क्लाइंट आके कह रहा हो कि मुझे आपका डिज़ाइन पसंद नहीं आया, आपको तो डिज़ाइनिंग आती नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक है, और इसी का नाम बिज़नेस है। तो कोशिश ये करें कि आप लोग भी जो आगे चल के आप लोग बिज़नेस कर रहे हो, उसमें अपना थोड़ा-सा जो पेशेंस है उसको इंक्रीज़ करें। ठीक है, और टाइम के साथ-साथ अपने आप को बिल्डअप करें, मैच्योर करें। अब आप लोग बच्चे नहीं हैं, आप लोगों ने अर्निंग करनी है, पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट करना है और बाहर जाके यानी कि अपने काम को बाहर भेजना है। ठीक है, एक्सपोर्ट करना है एक तरह से। ठीक हो गया? ये आप लोगों का पोर्टफोलियो क्रिएट करने का तरीका था। ठीक है जी, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम लोगों ने अपने फाइवर के गिग में क्या चीज़ लिखनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ व्हाट आई नीड। ठीक है, हमें अपनी गिग के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, यानी कि स्टार्ट करने के लिए, प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए क्या कुछ चाहिए होगा। कंपनी नेम, ठीक है, उसके अलावा वेबसाइट इफ़ एनी, ठीक है, कंपनी डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये मेन 3 चीज़ें हैं जो हमें चाहिए। कंपनी की डिस्क्रिप्शन मिल जाती है हमें कि कंपनी क्या करती है, वो ठीक है। और इसके अलावा एनी प्रेफर्ड डिज़ाइंस, ठीक है। अगर आपको कोई डिज़ाइंस पसंद हैं, स्पेसिफिकली क्लाइंट को कोई डिज़ाइन पसंद है, तो वो आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपके पास व्हाट आई नीड के बाद है जी व्हाट आई डिलीवर। ठीक है, उसमें आपके पास आ जाएगा हाई रेजोल्यूशन लोगो, ठीक है, वेक्टर फाइल, यानी कि आप ए की फ़ाइल देते हो, एसवीजी की फ़ाइल देते हो, वो इसी में आ जाती है। अच्छा, उसके बाद आप लोग क्या सेंड करेंगे, फुली ट्रांसपेरेंट लोगो, ठीक है, सोर्स फाइल और यूनिक कॉन्सेप्ट्स। इस यूनिक कॉन्सेप्ट को हम लोग ले आएंगे टॉप पे। ठीक है जी, क्या आप यूनिक कॉन्सेप्ट दोगे जो आपने लिखे हुए हैं, हाई रेजोल्यूशन लोगो होगा, वेक्टर फाइल होगी, फुली ट्रांसपेरेंट लोगो होगा और आपकी सोर्स फाइल होगी। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आपके पास जो आप व्हाट आई डिलीवर के बाद आ जाता है वाई मी, ठीक है, मुझे क्यों चूज़ करें। उसमें आप लिखोगे जी वही जो चीज़ें आप लोगों ने पिछले गिग में लिखी थी। ठीक है, फ्रेंडली कम्युनिकेशन, ठीक है, और हम क्या लिखेंगे, क्रिएटिव आइडियाज़, ठीक है, और इसके अलावा अनलिमिटेड रिविजन्स। ठीक हो गया, तो इस तरह से हम लोग अपना बता देंगे कि हमें क्यों चूज़ किया जाए। ठीक है जी, तो ये 3 चीज़ें हम लोगों ने इसमें कवर करनी है। उसके बाद आप लोग ऐड कर सकते हो अपने टाइटल में क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं या क्या क्या कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। सिंपल आप लोग यहाँ से लिख दोगे मिनिमल लोगो, ठीक है, मिनिमल का वर्ड यूज़ कर लें। उसके बाद प्रोफेशनल का वर्ड यूज़ कर लें। उसके बाद क्रिएटिव, ठीक है, फ्लैट, और आप लोग लिख लें जी यूनिक। ठीक है, तो ये वाले मेन कीवर्ड्स आप यूज़ कर लोगे, नॉर्मली यही सर्च में आ रहे होते हैं। इसके अलावा आपने और देखने हो तो आपके पास यहाँ सर्च में आ जाएगा, लोगो लिखेंगे अगर हम, इसमें आ रहा है मिनिमल बिजनेस, यस बिजनेस का वर्ड आ जाएगा इसमें हमारे पास। ठीक हो गया, तो ये कीवर्ड्स नॉर्मली आप इसमें अपने लिखोगे जो टाइटल आप क्रिएट कर रहे होगे।
ओके, 100% ट्रस्टेबल, ठीक है, ये भी आप लिख लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब जो आपने जेनेरिक गिग क्रिएट करना है उसका मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने अपनी प्रोफाइल पे एक जेनेरिक गिग क्रिएट किया हुआ है, उससे आपको आइडिया हो जाएगा थोड़ा सा। ओके, जो आप जेनेरिक गिग क्रिएट करोगे, सबसे पहली चीज़ कि आपने उसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा रखनी है ताकि डायरेक्ट उस पर कोई प्रोजेक्ट ना आए। क्यों डायरेक्ट प्रोजेक्ट ना आए? क्योंकि हमें जब पता ही नहीं होगा हमने बनाना क्या है तो हम उसकी प्राइस नहीं दे सकते। हम ये चाहते हैं क्लाइंट हमें ऑर्डर करे, ठीक है, प्रोजेक्ट सेंड करे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी सो आई कैन रिव्यू योर प्रोजेक्ट डिटेल्स, ठीक है, कि हमें कॉन्टैक्ट करें ताकि मैं आपकी प्रोजेक्ट डिटेल्स चेक करूँ फिर ऑर्डर कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आपके पास कोई कस्टम रिक्वायरमेंट है ग्राफिकल डिज़ाइन के लिए तो फिर आप मुझे रीच करें, और मैं क्या कुछ करता हूँ वो सारा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा वेबसाइट टेम्पलेट्स वगैरह, रिज्यूमे, इन्फोग्राफिक्स, वो सारा कुछ मैं आपको क्रिएट करके देता हूँ। तो जो भी काम आपको आते हैं वो यहाँ डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लिख दो, ठीक है। इसमें आप बेशक वाई मी, व्हाट आई नीड, वो सारा कुछ ना लिखो, सिंपली जो काम आपको आते हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिख दो। इस गिग का मकसद ये नहीं है कि ये सर्च में आएगा, इस गिग का मकसद सिर्फ ये है कि आप जब कस्टम ऑफर सेंड कर रहे हो तो उसके अंदर आप इसको इंक्लूड कर सको, ठीक है, या बाय रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो तो वहाँ पे इंक्लूड कर सको, ठीक है। इसके अलावा पोर्टफोलियो में आपके पास जो भी डिज़ाइन आपके हैं वो आप इसमें डिज़ाइन ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना एक जेनेरिक गिग क्रिएट करोगे जो आपका हर जगह पे यूज़ हो सके, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर लोगों ने अपने जो गिग कवर्स हैं वो क्रिएट किए हैं फाइवर के ऊपर। मुझे जहाँ तक लगता है ये टेक्निक मैंने ही इंट्रोड्यूस करवाई थी कि आप लोग इस तरह से गिग के कवर्स क्रिएट करते हो, और हर बंदे ने, अगर आप देखोगे तो यही फॉर्मेट यूज़ किया हुआ है। लेकिन ये तब कर सकते हो आप जब आपके पास पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा हो जाए, तब ये चीज़ कर लें, यानी कि आप थोड़े बड़े सेलर हो गए। स्टार्ट में ये चीज़ ना कीजिएगा कि तमाम अपने जो डिज़ाइंस हैं उनका इस तरह का एक या गिग्स हैं उनका एक कवर क्रिएट कर लो, इसमें आपके एक इमेज ज़ाया चला जाता है, ठीक है। बेहतर ये है कि आपका स्टार्ट है, आप अपना जो मेन डिज़ाइन है वो यहाँ पे शो करें, ठीक है। डिज़ाइन दिखाएंगे ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि आप अपना यहाँ पे कवर क्रिएट कर लो। फॉर एग्जांपल, मुझे एक वेबसाइट टेम्पलेट का एक प्रोजेक्ट आ जाता है, लेकिन वो मैं $100 का नहीं क्रिएट करता। क्लाइंट कहता है कि आपने यहाँ पे लिखा है $100 में मैं क्रिएट करके दूंगा, और अब आप कह रहे हैं कि मैं नहीं क्रिएट करके दूंगा, तो उसमें बहस हो सकती है। इसलिए प्राइस थोड़ी इसकी ज़्यादा रखें, मैं सोच रहा हूँ इसकी और प्राइस ज़्यादा कर दूँ। और दूसरा कि यहाँ पे आप मेंशन कर दो कि प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी बिफोर प्लेसिंग द ऑर्डर, ठीक है, ताकि आपका जो क्लाइंट है वो आपको रीच आउट कर ले, मैसेज करके पूछ ले कि हाँ जी इस काम के कितने पैसे बनते हैं, ठीक है जी।